जैन साथियों, देखिए आपका जितने भी 17वीं बीपीएससी का आपका मेंस का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको टॉपर्स का कॉपी लेकर आए हैं। ये आपका 69th बीपीएससी के आपका टॉपर्स का ऐसे का कॉपी है। इसका नाम आपका है रजनीश कुमार, ठीक है। ये रजनीश जी का कॉपी है और इनका रैंक था आपका 29 यानी 29 रैंक थे, ठीक है। और इसका देखिए जी आपका ऐसे में 203 मार्क्स आए हैं। अच्छा मार्क्स आ जाता है आपका 203 नंबर। और इससे पहले आपको हम सुधा राज मैम के कॉपी दिखाए थे आपको, जिसमें ऐसे में आपका 210 मार्क्स उसको मिले थे। तो आज आपको हम लेकर आए हैं आपका रैंक 29 के, ठीक है। जो रजनीश जी का रैंक 29 आए थे, तो उसी का कॉपी है। तो चलिए देखते हैं इसको 203 नंबर ऐसे में कैसे मिला है, कैसे पेपर को लिखा था, इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ चलिए, आप लोग पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि सर इवैल्यूएटेड कॉपी लेकर आइए जो जांच किया हो कॉपी हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको हम जांच किया हुआ कॉपी लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कौन सा ऐसे लिखा है। ये सेकेंड ऐसे लिखे हैं कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे है, इसको लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ से स्टार्ट किया है। तो देखिए कोटेशन से स्टार्ट किए हैं। कृषि क्षेत्र में विकास अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास की तुलना में 4 गुना अधिक प्रभावी होता है। ये किसका कोटेशन है? विश्व बैंक का है, ठीक है। तो कोटेशन से स्टार्ट किए हैं। और आप लोग देखे होंगे पिछले क्लास में जब हम सुधा राज मैम के कॉपी दिखा रहे थे, उन्होंने भी कोटेशन से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। ये हम देखें कि एसए को स्टार्ट करने का अच्छा तरीका है कोटेशन से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपका आगे कि क्या पॉइंट लिखे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं कि कृषि व्यवस्था दो धारी तलवार की तरह होती है। इसमें सुधार करने से यह अर्थव्यवस्था के विकास को आधार प्रदान करती है, वही दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बहुत ही अच्छा लिखे हैं आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक चीज और यहाँ से आप कॉपी में सीख सकते हैं, राइटिंग जैसा भी हो, लेकिन देखिए बहुत ही स्पेस देकर लिखे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा स्पेस देकर लिखे हैं। देखिए 2 लाइन के बीच में कितना स्पेस है। तो स्पेस देकर लिखेंगे तो इससे फायदा ये होता है कि साफ साफ को दिखाई देता है, ठीक है। एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होता है। दूसरी बात, आपका स्पेस देकर लिखेंगे तो इसमें आपका क्या है, कम वर्ड में आपका पेज भर जाएगा, ठीक है। इससे ये भी दिखेगा आप इतना पेज भर दिए हैं। तो 2-3 फायदा है आपका ऐसे आपका स्पेस देकर लिखने से, ठीक है। ये अच्छा लगा इसके कॉपी से मुझे, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या लिखे हैं पॉइंट। आगे आपका है कि कृषि व्यवस्था में भारत के कुल कार्यबल का 46% हिस्सा, वहीं बिहार के कुल कार्यबल का 49% हिस्सा संलग्न है। ऐसे में इसका महत्व बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा। यहाँ पर देखिए भारत में कितने कृषि बल में शामिल है वो दिखा दिया आपका 46%, और बिहार में कितना है 49%, ये भी दिखा दिया यहाँ पर। यानी डाटा भी आपको याद रखना होगा, अच्छे नंबर आपको लाना है तो। खास करके बीपीएससी में जितना आप डाटा पुट करेंगे उतना नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। किसी भी विषय में हो, चाहे आप पॉलिटी लिख रहे हैं तो उसमें आप जितना आर्टिकल यूज कीजिए, ठीक है। आप जैसे हिस्ट्री लिख रहे हैं इसमें जितना आप डेट यूज कीजिए उतना नंबर मिलता है। जैसे आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं तो जितना इसमें आपका फैक्ट इसमें ऐड कीजिए, डाटा ऐड कीजिए, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण को यूज कीजिए तो नंबर आपको अच्छा मिलते हैं। इस पढ़ने से आपको यही लगा, इसको कॉपी के देखने से ये लगा, इसलिए टॉपर्स का कॉपी को देखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखते हैं। आगे लिखते हैं आपका कि ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बनाने हेतु कृषि क्षेत्र की महती भूमिका है। इसे आगे विश्लेषित करने का प्रयास करूंगा। दरअसल कृषि व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। बहरहाल यह द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में भी प्रभावी योगदान करता है। स्वाभाविक है, द्वितीयक क्षेत्र में भी हेल्प करता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से ही जो आपका जैसा आपका ईख है, तो ईख तो अब क्या है आपका कृषि में आएगा, लेकिन उसको जब ईख से हम गन्ना बनाएंगे, गन्ना से हम जब चीनी बनाएंगे तो ये क्या होगा, द्वितीयक क्षेत्र में काम आएगा, ठीक है। क्योंकि ये फैक्ट्री में जाएगा, ठीक है, फैक्ट्री से जाएगा तो फिर सामान बनेगा, तो आगे यानी वो द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में भी इसका योगदान होता है, ठीक है। ये करने का अर्थ ये हुआ, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे कर आपका ग्रामीण अर्थतंत्र में भी ये सभी क्षेत्र का योगदान है। यदि प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन सभी में कृषि व्यवस्था शामिल है। वही द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उद्योग के लिए कच्चा माल, वही तो हम बोल रहे थे कि प्राथमिक क्षेत्र से ही द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र को भी फायदा मिल गया। जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलता है, आधार प्रदान करते हैं। तो देखिए
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है। कोई किताबी ये लैंग्वेज नहीं है, अपना भाषा में लिखे हैं, ठीक है। तो इसलिए नंबर मिले हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं। ठीक इसी तरह से कृषि व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकिंग, बीमा, परिवहन इत्यादि को बढ़ावा देता है। तृतीयक क्षेत्र भी जोड़ दिया। परंतु प्रश्न यह है कि ग्रामीण, सॉरी एक सेकेंड, परंतु प्रश्न यह है कि ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बनाना आवश्यक क्यों है। वास्तव में वे ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की कुल आबादी का 69% जनसंख्या निवास करती है। देखिए यहाँ भी डाटा यूज किए हैं, ये डाटा आपको भी याद होगा, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं परंतु देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद का महज 30% हिस्सा ही योगदान कर पाता है। यानी कृषि जो है, कृषि पर जो देखिए भारत में जो आबादी है वो कितना है, तो 69% आबादी जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो जीडीपी में कितना योगदान करता है, तो 30%, ठीक है। ये भी डाटा करेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अनुमानतः डाटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं आपका 100% डाटा आपको याद ही हो, अनुमानतः डाटा भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ 69% लिखे, वहाँ 70% भी लिख देता तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक उसी तरह बिहार के अर्थव्यवस्था में भी गौर करें तो यहाँ ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बनाना और आवश्यक है, क्योंकि यहाँ राज्य का कुल आबादी का 85% आबादी निवास करती है, जबकि अर्थव्यवस्था में महज 20% योगदान करती है, ठीक है। यहाँ भी डाटा यूज कर दिए हैं, ठीक है, ये भी लगभग 20% लिखे हैं, ठीक है। आगे है आपका कि इसके साथ ही देश के अर्थतंत्र की धुरी है कृषि व्यवस्था। यदि ऐसा न होता तो अमेरिका, चीन, रूस, अन्य यूरोपीय देश ने भी कृषि छोड़ दी होती, ठीक है। यानी अन्य देश से भी इसको रिलेट कर दिए हैं, ठीक है। देखिए ये चेक हुआ कॉपी है, आप देख सकते हैं ये कॉपी चेक हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं इसको नंबर कितना मिला। पूरा तो हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का भी नाम सेम है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, सर्च कीजिए, वो मिल जाएगा आपको और वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको, यानी एक सेकेंड, बहुत अच्छा लिखा है, यानी बहुत ज़्यादा लिखा है आपका एसे को, फर्स्ट एसे को बहुत ही अच्छा लिखा है। इसमें नंबर कितना मिला है ये चीज हम देख रहे थे, एक मिनट आपको नंबर दिखाते हैं। एसे 1 में कितना नंबर मिले हैं, यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ नंबर मिले हैं आपका, कितना है 66 नंबर मिले हैं आपको इस एसे में, ठीक है। यानी 100 में से 66 नंबर मिले हैं इस एसे में, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे वाला एसे आपको दिखाते हैं, सेकेंड एसे दिखाते हैं, ठीक है। सेकेंड एसे आपको दिखाते हैं, ग्रामीण ये था, यहाँ देखिए, सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए एक पेज को छोड़े हैं, 2 पेज छोड़े हैं, 2 पेज ही मात्र छोड़े हैं, ठीक है, इसलिए इतना अच्छा नंबर मिला है। आगे देखिए आपका अगला ऐसे है आपका ये महिला सशक्तिकरण, ठीक है। कौन सा ऐसे लिखा है, ये आपका 5वां नंबर का लिखा है, महिला सशक्तिकरण वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। यहाँ देखिए फिर कोटेशन से स्टार्ट किया। सिमोन द ब्योर का एक प्रसिद्ध कथन है, ठीक है। देखिए ये भी इसी का ये लिखे हैं कोटेशन, जो कोटेशन आपको याद होगा सुधा मैम को दिखाए थे कॉपी, उसमें भी कोटेशन यही यूज किया था, ठीक है। स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखने के लिए कोटेशन भी याद रखना होगा, वो भी हर क्षेत्र में, ठीक है। नारी सशक्तिकरण में अलग, शिक्षा में अलग, ठीक है, कृषि क्षेत्र में अलग। तो कोटेशन जितना याद रहेगा उतना आपको ऐसे लिखना आसानी होगा, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण से ये आपका क्वेश्चन था, तो यहाँ महिला सशक्तिकरण के कोटेशन से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। कथन का है, तो स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। इस पर लिखे हैं, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि सदियों से महिलाओं पर बंदिशें लगा दी गई और इसके क्षमता को कम करने का आंका गया। यानी महिलाओं को क्या किया, उस पर बंदिशें यानी उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए, उसको क्षमता को कम आंकने का प्रयास किया गया है, ठीक है। पहले सशक्तिकरण एक व्यापक एवं बहुआयामी अवधारणा है। महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इत्यादि क्षेत्र में सशक्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का अर्थ भी बता दिए हैं, ठीक है। फिर आपका लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय
लेबर संगठन यानी ILO ने भारत के संदर्भ में कहा है। देखिए ILO का जो स्टेटमेंट है भारत के संदर्भ में, इसका भी यहाँ पर यूज कर दिए हैं। कहा है कि यदि 50% महिलाएं कार्यबल में शामिल हो जाती है तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 27% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए ये जो है यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो स्टेटमेंट था उसको यूज कर लिया है। देखिए आगे लिखते हैं, अर्थात भारत के संभावित GDP को पाने के एक रास्ता महिला सशक्तिकरण के माध्यम से भी निकलता है। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण अपने आप में साध्य तो है, यह महिला के अन्य क्षेत्रों में अच्छा करने के लिए साधन भी है। यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ये चीज देखिए ना, अर्थात यह साध्य तथा साधन दोनों है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण से संबंधित कुछ आंकड़े पर गौर करें तो विश्व के सभी देशों के विधायिका ने महिलाओं की हिस्सेदारी 24% है। ठीक है, यानी विश्व के यहाँ करें, यानी सभी देश की बात करें, सभी देश के विधायिका में देखा जाए तो महिलाओं की हिस्सेदारी कितना है, 24% है। वहीं भारत के संदर्भ में यह और कम है। यानी यहाँ डाटा यूज कर सकते थे, यहाँ आगे किया, कोई बात नहीं, आगे किया, यहाँ देखिए आगे किया है कि भारत के लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% है। वहीं राज्यसभा में और विधानसभा में औसतन 8% महिला नीति निर्माता है। यानी लोकसभा में 15% महिला सांसद है और राज्यसभा में और विधानसभा में देखा जाए तो वही 8% है। आधी आबादी के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि न्यायपूर्ण नहीं है। यानी डाटा भी यहाँ पर यूज किए हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। अब देखिए ये भी यहाँ पर क्या किए हैं, नारी वंदना अधिनियम को यहाँ इस पे इंक्लूड किया है। ठीक है, 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदना अधिनियम पारित हुआ है। इसके तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 यानी लगभग 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। इस बात को यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, यानी करेंट को भी यहाँ पर क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कुछ प्रकाशित जो आपका रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में भी इंक्लूड यहाँ पर कर दिए महिला की क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिर आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो आपका महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है और बिहार जो 50% आरक्षण दिया है, इस बात को भी इंक्लूड किए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस बात को भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, ये तो आप आसानी से कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बता दिए हैं। और देखिए यहाँ भीमराव अंबेडकर जी का कोटेशन को यूज किया है। देखिए, मैं किसी समाज की प्रगति का सूचक इससे मानता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी स्वतंत्र और सक्षम है। ठीक है, तो अंबेडकर जी का यहाँ पर कोटेशन को यूज किया है। और आपको याद होगा, सबसे पहले जो सुधा मैम का जो कॉपी दिखाए थे उसमें भी मैम ने भी इसी कोटेशन का यूज किया था। ठीक है, फिर आगे दिखाता है आपको, इसको देख लीजिए नंबर कैसे मिला है, 10 10 10 ऐसे अलग अलग दिया है नंबर। ठीक है, यानी इसको कितना मिला है, एक चीज यहाँ से काउंट कर सकते हैं हम, 10 10 20 10 30 10 40 50 60 नंबर मिला है शायद सेकेंड एसए में। ठीक है, तो इसको शायद सेकेंड एसए में 60 नंबर मिला है। कितना में, तो 100 में। अच्छा ही नंबर है, 60% है। 100 में से 60 नंबर मिले हैं, जबकि सिंपल में 66 नंबर मिला था। ठीक है, कितने पेज छोड़े हैं, तो एक पेज छोड़े बस। आगे देखिए, आगे आपका अगला ऐसे है, ऐसे थर्ड आपका है कि ये आपका ऐसे थर्ड आपका है, ये लिखा है, आगू नाथ न पीछो पगहा बिना छान के कूदे गधा। ठीक है, ये कहावत है, हम लोग के मिथिलांचल में चलता है और बहुत ही फेमस कहावत है। ठीक है, तो इसी कहावत को यहाँ पर ऐसे पूछा गया है, तो इसी ऐसे को लिखा है। चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं, आगू नाथ न पीछो पगहा बिना छान कूदे गधा। ठीक है, लिखे है कि निबंध का शीर्षक आगू नाथ न पीछो पगहा बिना छान के कूदे गधा बिहार के लोक संस्कृति की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। ठीक है, यहाँ ये भी लिख सकते थे, यह बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। ठीक है, फिर आगे आपका यहाँ पर लिखे हैं कि लोकोक्तियाँ का एक सूत्र वाक्य की तरह होती है, यह कम शब्दों में सटीक और गहरा प्रभाव छोड़ती है। अर्थात लोकोक्ति के क्या लिखे हैं,
अभिधारणात्मक या शाब्दिक अर्थ पर गौर करें तो आगू नाथ न पीछू पाघा से आशय है कि जानवरों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उनके नाक में छेद करके एक रस्सी दी जाती है। अपने पूरे अपना लैंग्वेज में लिखे हैं। एक चीज देखें इनके ऐसे में कि पूरे अपने भाषा में लिखे हैं, ठीक है। तो जिसे नाथ कहा जाता है, इस प्रकार गले में एक रस्सी बांध दी जाती है और उसे पाघा कहा जाता है, ठीक है। उसी को समझाया है। आगे कह रहे हैं कि उपयुक्त दोनों युक्ति नाथ और पघा के सहारे पशुओं पर नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार दुधारू होना चाहिए। पशुओं से दूध निकालने तथा गधा को नियंत्रित करने के लिए दो पैरों को एक साथ रस्सी से बांधी जाती है ताकि वह यानी अपना पूरे जो है ना जो घर पे वो देखा है ना वही चीज को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यदि उपयुक्त लोकोक्ति के अभिज्ञात्मक क्या लिखे पता नहीं चल रहा है अर्थ से इतर पर गौर करें तो इसका आश यह हुआ कि बिना नियंत्रण यानी बिना बाह्य नियंत्रण और शक्ति संतुलन की स्थिति में गधे के समान हो जाती है। अर्थात हम अति उत्साहित और स्वतंत्र हो जाते हैं और कई बार यह व्यक्ति को अहम में लेकर चला जाता है। यानी अमर की इसको बोलते हैं गुमान में, घमंड में, ठीक है, चले जाते हैं। सरकार को अनित्यवादी बना देते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, ठीक है। इसका हम पीडीएफ दे देंगे आपको, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे ऐसे को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको नंबर कितना मिला है। इसमें मिला है 67 नंबर, ठीक है। इस ऐसे मिले हैं 67 नंबर, यानी ऐसे में बहुत ही अच्छा नंबर मिले हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा नंबर मिला है ऐसे में। तो ये था आपका, ठीक है। इसका कॉपी थे तो आप देख लिए, ठीक है। 29 रैंक थे, तो 29 रैंक बहुत ही अच्छा रैंक है। तो ऐसे में कैसे वो 203 नंबर लाया है आप ये देख लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हम बीच बीच में ऐसे का कॉपी या पेपर 1 पेपर 2 का कॉपी लेकर आते रहेंगे टॉपर का, जिससे आप यहाँ पर उसको पढ़कर कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो पूरे हम रीडिंग देंगे, उतना समय तो है नहीं, ठीक है। तो समय का अभाव है, इसीलिए आपको जब पीडीएफ इसका मिलेगा पीडीएफ आप देख लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैसे कोटेशन का यूज किया है, क्यों उसको नंबर मिला है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जितने भी 17वीं बीपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं वो सभी स्टूडेंट अफवाहों पर ध्यान ना दे, जो भी अभी मार्केट में चल रहा होगा, ठीक है, जो भी आंदोलन सुन रहे होंगे उस पर ध्यान मत दीजिए और अपने मेंस की तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। ये भारत है, यहाँ पर आंदोलन हमेशा चलते रहता है, ठीक है। किसी को नेता बनना रहता है, किसी को किसी को विधायक बनना रहता है, इसीलिए आपका किसी को सांसद बनना रहता है, इसलिए टीचर लोग भी आंदोलन करते रहता है, ठीक है, अपने चेहरा चमकाने के लिए। तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे और अपने तैयारी में लगे रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।